नमस्कार। आज की हिंदी काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल ही 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। तो इस बार की जो थीम थी वो थी गिव टू गेन, जिसमें एक्चुअली होता क्या है ना कि जो फीमेल्स होती हैं हमेशा हम नारी शक्ति की बात करते हैं, समाज में उनके योगदान की बात करते हैं, बट उनकी हेल्थ कहीं बैक स्टेज पे रह जाती है। तो इसमें जो इन्होंने 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो इनकलकेट किए हैं वो ये कि सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीनिंग पे ध्यान दीजिए, जैसे कि जो कॉमन कैंसर्स है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, उसकी स्क्रीनिंग पॉसिबल है, तो अर्ली डिटेक्शन होगा तो आपकी जान बच सकती है। दूसरा, आप रूटीन हेल्थ चेकअप पे फोकस रखिए सो दैट कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो ही आप सोसाइटी को एक हेल्दी और अच्छा एक बेहतर समाज आप बना सकते हैं। तीसरा, आप अपने जो सटल विस्पर्स होते हैं, जो बॉडी आपकी पुकारती है कि ये प्रॉब्लम हो रही है बट लेडीज इग्नोर करती हैं, तो उन विस्पर्स पे ध्यान देना है। और जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जिस पे फोकस किया गया है वो एक ये कि स्टिग्मा ब्रेक करना है। स्टिग्मा यानी कि जो फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम मतलब गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में वो बात करने से झिझकती हैं, तो वो स्टिग्मा को हमें ब्रेक करना है। दूसरा, आप जो केयर गिवर्स हैं पेशेंट के, उनको आप एप्रिशिएट करिए। और तीसरा, कि जो हेल्थ केयर है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ये तो हो गई विमेन विमेन की हेल्थ की बात। बट जिस चीज के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो है कि एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो सेलिब्रेट करना ही है, बट 6 कवि कवि यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपनी अपनी बहुत ही सुंदर रचनाएं लेके, जिसमें कि एक रचना मैं आपको बता दूं कि हर कोई प्रस्तुत करने वाला है नारी के ऊपर, और दूसरी रचना जो उनको खुद जो उनकी फेवरेट जो भी कविता होगी वो प्रेजेंट करेंगे। तो इसी मंच पे मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शीतल राम कुमार जी को। शीतल राम कुमार जी मुंबई में निवास करती हैं और पेशे से एक शिक्षिका हैं। मैराथन में भी दौड़ती हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी इन्होंने जीते हैं। इन्हें खाना बनाना और दूसरों को खिलाना बहुत पसंद है। अभी अपने सभी पाक कौशलों का प्रयोग करने की कोशिश करती रहती हैं। इनको पढ़ना भी बहुत पसंद है और इन्होंने कोविड लॉकडाउन के दौरान ही लिखना शुरू किया था। तो शीतल राम कुमार जी, आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। मेरी जो पहली कविता है वो नारी के ऊपर है। ए नारी, तू कभी न हारी, तू उत्साही और सबकी प्यारी, ना तू अबला ना तू लाचार, आवाज उठाए जहां देखे अत्याचार। तू माँ दुर्गा, तू भवानी, तू है सबसे ज्ञानी और सयानी, अन्नपूर्णा है तुझ में बसती, तू खूब संभाले अपनी गृहस्थी। माँ बनकर तू लाड लड़ाए, बेटी बनकर खुशियां बिखराए, सास बनकर तू प्यार बरसाए, बहू बनकर फर्ज निभाए। झांसी की रानी सी तू निडर भी है, फूलों की पत्तियों सी कोमल भी, तू प्रेरणा और तू ही है शक्ति, तू हर किरदार में खूब है जस्ती। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना थी आपकी शीतल राम कुमार जी, जिसमें आपने एक नारी के विभिन्न पहलुओं के ऊपर आपने प्रकाश डाला, जैसे कि उसके विविध रूप हैं, वो माँ है, अन्नपूर्णा है, बहू है, बेटी है, झांसी की रानी का साहस भी है, तो वहीं फूलों से कोमल भी है। तो बहुत ही सुंदर रचना आपकी, जिसमें आपने थैंक हर यू सो एक मच, पहलू को छुआ, नारी के जीवन के हर थैंक एक यू सो पहलू मच, को छुआ। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहती हूँ दीपा राजपूत जी को। इन्होंने कंप्यूटर विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है तथा बीएड में इन्हें गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ है। वर्तमान में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। बचपन से ही इन्हें कविता लिखने का शौक रहा है। इनकी कविताएं आपला महाराष्ट्र नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी है। महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान इन्हें सुप्रसिद्ध मराठी साहित्यकार फडके सर के हाथों लगातार 2 वर्षों तक प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर भी मिला था। इन्होंने कविता लेखन की शुरुआत शौक के रूप में की थी, लेकिन अब इस कौशल को और विकसित करने के लिए लोग सबके साथ में मिलकर ही ऐसी काव्य गोष्ठियों में पार्टिसिपेट करती रहती हैं। तो दीपा राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
इतना सुंदर परिचय देने के लिए आभारी हूँ आपकी। वैसे तो अब तक मैं मराठी काव्य गोष्ठी में लगातार भाग लेके अपनी कविताएं प्रस्तुत करती हूँ। ये हिंदी काव्य गोष्ठी में मेरा पहला प्रयत्न है। अ, तो पहली जो कविता है आज के थीम के अनुसार नारी पे मैंने लिखने की कोशिश की है। तो भी मेरी कविता में प्रस्तुत करती हूँ। कभी फूल सी कोमल है वह, तो कभी गांडीव की टंकार है। कभी फूल सी कोमल है वह, तो कभी गांडीव की टंकार है। नारी केवल शब्द नहीं, चेतना का भंडार है। नारी शब्द में समाया सारा संसार है। उसकी ममता में सागर सी गहराई, विपदा में साहस की झनकार है। उसकी ममता में सागर सी गहराई, विपत्ति में साहस की झनकार है। नारी केवल शब्द नहीं, चेतना का भंडार है। नारी शब्द में समाया सारा संसार है। सहिष्णुता की मूरत है वह, तो कभी काली का अवतार है। सहिष्णुता की मूरत है वह, तो कभी काली का अवतार है। नारी केवल शब्द नहीं, चेतना का भंडार है। नारी शब्द में समाया सारा संसार है। हौसलों की उड़ान भरी उसने जब जब, हौसलों की उड़ान भरी उसने जब जब, झुकाया आसमान है। नारी केवल शब्द नहीं, चेतना का भंडार है। नारी शब्द में समाया सारा संसार है। जीवन को परिभाषा देती है वह, संस्कार ही जिसका श्रृंगार है। नारी केवल शब्द नहीं, चेतना का भंडार है। नारी शब्द में समाया सारा संसार है। उसका आंचल संतान का सबसे सुरक्षित स्थान है। उसका आंचल संतान का सबसे सुरक्षित स्थान है। मेरे देश को भी भारत माता कह के होता यहाँ नारी का सम्मान है। नारी केवल शब्द नहीं, चेतना का भंडार है। नारी शब्द में समाया सारा संसार है। धन्यवाद। अम, बहुत ही सुंदर रचना आपकी दीपा जी, जिसमें आपने दोबारा वही जैसे शीतल जी ने अपनी कविता प्रस्तुत की थी, उसी तरह आपने भी नारी के विभिन्न पहलुओं को छुआ, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट थीम थी, जिसमें आपने नारी को फूल से कोमल भी कहा और नारी को आपने संसार का भी एक दर्जा दिया, बिकॉज ऑब्वियसली कि नारी ही सृजन का स्रोत है। और इसमें गांडीव की टंकार की जैसी आवाज है और संसार सहिष्णुता है, ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतना का भंडार है। तो ये आपने बहुत अच्छी उपमाओं से नारी का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर रचना आपकी, धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी राकेश जी को। राकेश जी लखनऊ के रहने वाले हैं। इनकी अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका एक कविता संग्रह है मेरे शहर में, एक रेखाचित संग्रह है बेचेहरे वाले लोग, ललित निबंध है सुन भाई साधो, और वर्तमान बाल साहित्य समीक्षा के आईने में कविताएं एवं बाल साहित्य की पुस्तकों की समीक्षाएं इनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, बट मतलब कहना ये है कि राकेश जी को एज सच कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये काफी जानी मानी हस्ती है कविता जगत की। तो राकेश जी, आपका स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह जी। ये कविता जो है वो आज के विषय संबंधित है, लेकिन थोड़ा हटके है और आप सब लोग इसको अपने से जोड़ सकेंगे। शीर्षक है अभी कल की बात है। अभी कल ही रात में मुझे हर बीती रात कल की रात ही लगती है। मेरे घर के ठीक सामने खड़े मजबूत बिजली के खंभे से टकराकर एक आदमी जो मोटरसाइकिल पर सवार था बगल की नाली में गिर पड़ा। लोगों का कहना था कि वो नशे में धुत था। खैर मैं बाहर नहीं निकला और घर के भीतर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ सोचता ही रहा। ये सज्जन जो अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा शराब पर लुटाकर घर लौट रहे थे, उनके घर में एक अदद पत्नी और बच्चे उस शाम से ही स्वप्न बुन रहे थे। सिर्फ राजसी ठाट बाट का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य सी जिंदगी का। बच्चों का क्या,
वे तो जैसे तैसे सुला दिए जाते हैं पापा के आने से पहले। पर पत्नियां तो अक्सर बेचारी बना दी जाती हैं। उन्हें मालूम है कि पीकर लौटने के बाद पति के सम्मान की कवायद क्या है। उन्हें मालूम है कि पीकर लौटने के बाद पति के सम्मान की कवायद क्या है। उन्हें मालूम है कि नशे की हालत में पति के मुख से निकलने वाली गोलियों की बंदूक से निकली। उन्हें मालूम है कि पति के मुख से निकलने वाली गालियों की बंदूक से निकली गोलियों के मानिंद कोई गिनती नहीं की जाती। और ज्यादा प्यार उमड़ने पर पूरे बदन पर उसकी छाप कितनी गहरी छोड़नी है, इसका फैसला भी उसके अपने हाथों में नहीं होता। मेरा मन नहीं हुआ कि गिरे हुए आदमी को उठाने में सहयोग करूं। वैसे भी भले लोगों की कोई कमी तो है नहीं, पर मुझे लेटे लेटे नजर आ रहे थे वो छिद्र जो संविधान और कानून के रक्षा कवच में बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद है। पर मुझे लेटे लेटे नजर आ रहे थे वो छिद्र जो संविधान और कानून के रक्षा कवच में बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद है। मैंने महसूस किया कि शराब में ऐसा तो कुछ है जो बढ़ा रहा है इन छिद्रों को बेरोक टोक और घटा रहा है दायरा सुरक्षा कवच का एक अदद पत्नी और भविष्य की बाट जोते मासूम बचपन के लिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना आपकी राकेश जी, जिसमें धन्यवाद। आपने बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक को उठाया है कि एक तो ये वाला सीन हो जाता है कि भाई कोई शराब पी के घर आया और फिर घर पे आके उसने बदतमीजी की या जो भी किया, और एक वो वाला भी सीन होता है जिसमें जो अभी आजकल एक नया ट्रेंड निकला है कि छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की गाड़ी लेकर निकलते हैं शराब के नशे में धुत और किसी को भी मार देते हैं और फिर कोई सजा नहीं मिलती। एक ये भी जो और ज्यादा दिखाता है कि किस तरह से हमारी कानून व्यवस्था में कितने बड़े बड़े छेद हो चुके हैं कि एक निबंध लिख के उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत ही आपने एक सेंसिटिव टॉपिक पे बहुत अच्छी रचना लिखी है, बहुत बढ़िया। एक अगर तो 4 लाइन छूट गई है, वो महिलाओं को इशारा करती है। बिल्कुल वो अगर आप कहें तो बिल्कुल सुना दूं बिल्कुल मैं, छूट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। महीने में कितनी बार पीकर आना है या कौन सी ब्रांड पीकर आना है, ये सब बातें उसके लिए बेमानी है, पत्नी के लिए। सच तो यह है कि उन्हें सब कुछ मुट्ठी में बंद रखना है। सच तो यह है उन्हें सब कुछ मुट्ठी में बंद रखना है और बाहर वालों से भी यही कहना है कि परमेश्वर पर उंगली नहीं उठाई जाती, नहीं उठाते। धन्यवाद। कि भाई परिवार को संभालने की जिम्मेदारी स्त्री की है और कुछ कह भी नहीं सकते। बिल्कुल। ये इस संदर्भ में कहा कि हर साल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन भी आया है, लेकिन अभी भी जिस देश में मतलब लगभग 80% महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का शिकार होती हों 21वीं शताब्दी में, वहां अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम लोग अभी नहीं पकड़ पाए हैं कि हमें क्या होना चाहिए। और पढ़ी लिखी महिलाओं में कोविड काल में तो दक्षिण के राज्यों में सर्वे आया था, उसमें ये था कि 93% महिलाओं पे जो ये घरेलू अत्याचार हुए और कुल 14% महिलाओं ने पुलिस में रिपोर्ट लिखी। ये उस इंगित करती हुई है कि अभी हमको बहुत आगे जाना है और पुरुषों की जिम्मेदारी तो खैर हमेशा ज्यादा रही है, पर महिलाओं को भी इन चीजों के प्रति इनको दबाने की जरूरत नहीं कि पति परमेश्वर है तो हमें उंगली नहीं उठानी है। अगर कुछ शुरुआत हो जाए तो शायद बदलाव जल्दी आएगा। अच्छा, ये ना डोमेस्टिक वायलेंस में ना दोनों चीजें आनी चाहिए, फिजिकल अब्यूज भी और मेंटल अब्यूज भी ना। लोग फिजिकल अब्यूज की तो बात करते हैं बट मेंटल अब्यूज लोग छोड़ देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना कि फिजिकल अब्यूज से ही मेंटल अब्यूज की वो तरफ बढ़ते हैं, और कभी कभी खाली गालियां, जैसे मैं इसमें लिखा हुआ ना कि कितनी गालियां मिलेंगी, उनकी गिनती नहीं होती। फौज में तो आप गोलियां चलाते हैं, इसकी काउंटिंग होती है कि आपने कितने राउंड फायर किए।
पर जब पी के आता है और गालियां देता है, उसकी काउंटिंग नहीं होती। तो ये गालियां जो है ये मेंटल अब्यूज है, और इसी से फिर बिल्कुल मतलब या तो मेंटल अब्यूज से फिजिकल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज से मेंटल अब्यूज, ये एक लिंक है, ये होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, पर इसके प्रति थोड़ा सही सा कहा आपने। और जो जरूरत है कि और सजग होने की और इसका प्रतिकार करने की। बिल्कुल, आप जैसे कवि रहेंगे तो फिर एक ना एक दिन ये दिन आ ही जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं एक एक जागृत लोगों को जागृत करने का काम करेंगी। मुझे तो बहुत खराब लगता है जब कभी सुनता हूँ मैं, तो मुझे बहुत, ये सच्ची बात है, जो सुना है मेरे घर के सामने ही घटना है, मैं नहीं निकल के गया, क्योंकि ऐसे आदमी पे क्या वो करना जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा है, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख रहा है, उस आदमी का समाज में कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल तो मुझे वास्तव में बहुत बिल्कुल कष्ट होता है जब मैं सुनता हूँ कभी ऐसी बात। तो बहुत बढ़िया रचना, बहुत ही दिल को छूने वाली। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी कृष्णा सिंह देव जी को, जो कि एक शिक्षिका भी हैं और कवित्री भी हैं। संगीत, साहित्य और आध्यात्म में विशेष रुचि रखती हैं और रिश्तों में ये निवेश करती हैं और जीवन को जी भर कर जीती हैं। कृष्णा जी, स्वागत है आपका। तो जैसे आज हम सब चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, और सर ने भी कहा कि अभी बहुत काम होना बाकी है और स्त्री होने की क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है ये सिर्फ स्त्रियां समझती हैं। तो उसी के ऊपर आधारित मेरी कविता है। क्या है स्त्री होना? वो जिसने खेल खेलना चुना हो, ये जानते हुए भी कि विपक्ष चाहे ताकतवर हो या कमजोर, हार सिर्फ उसके ही हिस्से आएगी। खेलने का जज्बा बनाए रखना है स्त्री होना। क्या है स्त्री होना? वो जिसके हंसने, चलने, चुनने और हर एक बात पर कड़ा अनुशासन हो, और अनुशासन करने वाला खुद अनुशासन के अनुमान से भी दूर हो। दम घोटू जकड़न में रहकर स्वयं को जिंदा रखना और अनुशासन की बेड़ियों से रिश्ती थोड़ी थोड़ी सी स्वतंत्रता भर से अपना काम चला लेना, यह है स्त्री होना। क्या है स्त्री होना? वो जिसे अपने ही घर में अपने अस्वीकरण को स्वीकार कर लिया हो और अनादर के बदले आदर दिया हो, यह है स्त्री होना। धूल में पड़ा चमकता सोना है स्त्री होना। क्या है स्त्री होना? आत्मगौरव के लिए जूझ जाना और शक्ति का सही इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सही जगह पर करना, ये है स्त्री होना। कटे पर होने पर भी आसमान लांघ जाने का आत्मबल रखना, यह है स्त्री होना, यह है स्त्री होना। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर रचना। एक ही बात मैं आपकी लाइन जोड़ूंगा कविता में कि बहुत कठिन है स्त्री होना। बहुत कठिन स्त्री होना बहुत कठिन है। ये सही बात। मैं कह सकता हूँ अनुभव से कि एक लाजवाब आप लोगों में सारे गुण होते हैं। जन्म लेना तो आसान है, लेकिन स्त्री होना बहुत कठिन है। और ये बात उम्र के साथ साथ Thank समझ you, में sir. आती है जब हम देखते हैं पीछे कि बिल्कुल माओ ने और घर की बड़ी लेडीज ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया था, ये तो जब हम तजुर्बे इकट्ठे करते हैं तब पता चलता है कि अब ये भी हमारे हिस्से में भी झोली में वही चीजें आ रही हैं जिसके लिए कल वही तक आ रहा हम है। शायद जज भी कर रहे थे कि ये देखो ये आवाज नहीं उठाती है। आज जब हम उनकी जगह खड़े होते हैं तो समझ आता है कि सच में लड़ाई बड़ी मुश्किल हम भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। नहीं उठा पाते हैं, बिल्कुल। बहुत जगह। और फिर कई बार लगता है ना कि मेंटल पीस के लिए थोड़ा इग्नोर मार दो, ये भी लगता है कि छोड़ो, जो बात क्या ही कही थी बोलना। कि मेंटल अब्यूज भी होता है इतना, और हम फिर भी चाह जाते हैं कि चलो ठीक है, कौन लड़ाई झगड़े में पड़े, छोड़ो, बात हाँ, यही खत्म बिकॉज करते हैं। अपने अपने मन का सुकून भी तो चाहिए।
हम लोग ऐसी और एज में हैं कि कहीं जहाँ ना मेंटल कंडीशनिंग पीस भी बहुत है, जरूरी है। कंडीशनिंग भी है। हाँ। बचपन से हमें यही बोला है कि घर में सुकून बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्त्री के ऊपर ज्यादा है, सही तो बात औरतें है। वहां हम्म। चुपचाप हो जाती हैं, ये सोच के कि कौन पड़े फसाद में, चलो मैं ही चुप हो जाती हूँ। हाँ, छोड़ो। अपनी आवाज हाँ, उठाना हमने सीखा नहीं है। सही बात। बिल्कुल सही। अनुपमा मैम बहुत अच्छी बात लिख रही है कि एक से बढ़कर एक रचना सामने आ रही है। हाँ, तो अब हम बुलाना चाहते हैं कल्पना पांडे जी को, जो कि मुंबई निवासी हैं। इनकी शिक्षा में स्नातक की डिग्री, अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी कोर्स शामिल हैं। इन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा भी किया है। पूर्व में आरपीकेबी इन्फोटेक एलएलपी की निदेशक भी रह चुकी हैं। किशोरावस्था से ही इन्हें कविताएं और भजन लिखने का शौक है। ये योर कोट पर हिंदी और अंग्रेजी में कविताएं और कोट्स लिखती हैं और इंस्टाग्राम पर एक सक्रिय ब्लॉगर भी हैं। तो कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे काव्य गोष्ठी मंच पर। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि सुबह जी ने शुरू में ही कहा कि महिलाएं अपना विशेषकर जैसे इस साल चल रहा है कि ध्यान दें अपनी अपने सेहत पे और सब पे, तो जैसे स्त्रियां परिवार संभालते हुए खुद को कहीं भूल जाती हैं, खुद को वो कहीं पीछे रख देती हैं। तो उसी पर मेरी एक रचना मैंने लिखी है कि पंक्तियां कुछ ऐसे हैं। मुझे खुद से एक बात कहनी है, मुझे खुद से एक बात कहनी है, जाने कैसे कहूँ, जाने कैसे कहूँ और क्या कहूँ, पर अब लगता है कि मुझे ये बात खुद से कह देनी चाहिए, पर अब लगता है कि मुझे वो बात अब खुद से कह देनी चाहिए। सुनो ना, सुनो ना, एक अरसा बीत गया, सुनो ना, एक अरसा बीत गया, खुद से खुद की मुलाकात ना हुई, खुद से खुद की मुलाकात ना हुई, दूसरों को संवारते संवारते, दूसरों को संवारते संवारते तुम खुद को संवारना भूल गई, दूसरों को संवारते संवारते तुम खुद को संवारना भूल गई। कभी कभी बिना मतलब के भी खुद से मिल लिया करो, कभी कभी बिना मतलब के भी खुद से मिल लिया करो, खुद को भी कभी आईने में जरा निहार लिया करो, खुद को भी कभी आईने में जरा निहार लिया करो। दूसरों की नजर से, दूसरों की नजर से खुद की खूबसूरती महसूस करना अब बहुत हुआ, दूसरों की नजरों से खुद की खूबसूरती महसूस करना अब बहुत हुआ। कभी कभी खुद की नजर से भी खुद की खूबसूरती देख लिया करो, कभी कभी खुद की नजर से भी खुद की खूबसूरती देख लिया करो। आईने में कभी कभी खुद को भी निहार लिया करो, आईने में कभी कभी खुद को भी निहार लिया करो। तसल्ली से रचा है ऊपर वाले ने तुम्हें, तसल्ली से रचा है ऊपर वाले ने तुम्हें, अपना मुस्कुराता चेहरा देखकर, अपना मुस्कुराता चेहरा देखकर कभी कभी तुम भी मुस्कुरा लिया करो, कभी कभी तुम भी मुस्कुरा लिया करो। खुद से कभी कभी मिल लिया करो, खुद से कभी कभी मिल लिया करो। तुम्हें अच्छा क्या बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा क्या बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया सभी को सुनने के लिए मुझे। बहुत ही सुंदर बहुत रचना। बढ़िया, सुंदर सुंदर। ये खुद से खुद की मुलाकात पे आपकी रचना बहुत बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। अब और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग कविताएं लिख रहे हैं ना, वो हमारी खुद से खुद की मुलाकात ही है। जो सही हमारे मन बात के है। भाव हैं उनको हम बहुत आसानी से शब्दों में पिरो के हम उसे कविता का रूप दे देते हैं। जो हमने खुद में महसूस किया और कह नहीं पा रहे हैं, वो अब शब्दों में हम बयान कर रहे हैं। इसके बाद मैं सुबुई जी को आमंत्रित करूंगी। सुबुई जी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, वो जो है बनारस में रहती हैं, शिव की नगरी में, और उन्होंने जो है एमबीबीएस किया हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से। उनकी जो है कक्षा आज से ही वो रचनाएं लिख रही हैं, और उनकी एक एकल रचना प्रकाशित हो चुकी है, वर्सेस ऑफ वेरासिटी। और अब मैं उनको कहूंगी कि वो अपना शुरू करें।
धन्यवाद कल्पना जी इंट्रोडक्शन के लिए। बेसिकली मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट, यहीं बनारस में ही कार्यरत हूँ। तो जो मेरी पहली रचना है उसका शीर्षक है अकेली स्त्री। क्या होता है ना कि हम लोग वही, जैसे अब तक डिस्कशन चल रहा है कि वो खुद ही दूसरों के पीछे लगी रहती हैं हम लोग, कि वो उसने खाया कि नहीं, उसने उसका कुछ मतलब कुछ भी, किस औरों की लाइफ में हम ज्यादा परेशान रहते हैं औरों की लाइफ के लिए, और अपने को हम सबसे पीछे रखते हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड है ये पोएम अकेली स्त्री। इसके बोल कुछ इस तरह हैं। हाँ, मैं स्त्री हूँ, अकेली स्त्री, अपने ही विचारों में उलझी हुई, धरा और आकाश के समान, स्वयं को ही स्वीकारती और नकारती हुई। छेड़ते हो जब मेरा स्वाभिमान, थोड़ा सा तब टूटती और फूटती हुई, पेड़ों की टहनी के समान, स्वयं को हवा के साथ समेटती हुई। हृदय हो चुका है छिन्न भिन्न, पर अधरों पर मुस्कान बिखेरती हुई, किसी चट्टान के समान, ज्वालामुखी से टकराती हुई। साहस की जीती जागती मिसाल, हर आघात के बाद मजबूती से बढ़ती हुई, निरंतर गतिमान, अकेली होकर भी आकाश के विस्तार सी। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। तो हमारा इस तरह से फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड राउंड की शुरुआत करते हैं। तो इसी क्रम में मैं दोबारा से शीतल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। नमस्कार। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है 51 की औरत। ये भी नारी के ऊपर ही है। औरत हूं, वो भी 51 की, मुझे समझने की कोशिश करना जरूर, मुझे समझने की कोशिश करना जरूर। जो कभी निडर हुआ करती थी, जो कभी निडर हुआ करती थी, आज हर नई शुरुआत से थोड़ा डरती हूँ। हमेशा हंसमुख रहती थी मैं, हमेशा हंसमुख रहती थी मैं। हाँ, अब थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। जो हर बात पर हंसती थी, अब बात बात पर रो पड़ती हूँ। पहले ताकत और स्फूर्ति की मिसाल थी मैं, पहले ताकत और स्फूर्ति की मिसाल थी मैं। अब अक्सर जल्दी थक सी जाती हूँ। हाँ, मैं 51 की हूँ। पहले सजना सवरना मेरा शौक था, पहले सजना सवरना मेरा शौक था। अब चेहरे की झुर्रियों से परेशान हूं मैं। हाँ, मैं 51 की हूँ। बच्चों की दुनिया हुआ करती थी मैं कभी, बच्चों की दुनिया हुआ करती थी मैं कभी। अब अकेलेपन की शिकार हूँ। तो क्या हुआ जो मैं 51 की हूँ। जिंदगी बस थोड़ी देर के लिए पॉज मोड पर रख दिया है मैंने। जिंदगी को थोड़ी देर के लिए पॉज मोड पर रख दिया है मैंने। फिर से चल पड़ूंगी मैं, पहले जैसी चुलबुल सी लड़की बनकर। फिर से उछलूंगी, कूदूंगी, जिंदगी से आंख मिलाकर जीऊंगी। बस कुछ वक्त की बात है, ये समय भी गुजर जाएगा। तो क्या हुआ अगर मैं 51 की हूँ। मैं अब भी जिंदा हूँ और अब भी सपनों से भरी हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। और मैं ये कहना चाहूंगी कि 51 इज द न्यू यंग, और 51 इज द बेस्ट एज, बिकॉज अभी हमारे पास सारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमें पता है कि किस चीज को कैसे टैकल करना है, और हम ओल्ड भी नहीं है, तो ये बेस्ट टाइम है सारी चीजें एंजॉय करने का। सही बात है। थैंक यू सो मच। अच्छी पंक्ति सबसे आखिरी पंक्ति थी, अभी मैं सपनों से भरी हूँ। और जब तक सपने होते हैं ना, आदमी कभी मरता नहीं है, कभी जिंदा रहता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सही बात है। सबसे अच्छी पंक्ति। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और मैं दोबारा से आमंत्रित करना चाहती हूँ दीपा जी को अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद। एक्चुअली ये कविता अभी जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ ना, ये मेरी सबसे पहली हिंदी कविता, मतलब हिंदी में लिखी हुई सबसे पहली कविता है।
हमारा जो अलग अलग उपक्रम चलते रहते हैं ना पोएसी टेल्स के, तो उसमें एक बार ये टॉपिक मिला था, उसके ऊपर लिखी थी। और दूसरा ये जैसे सुबह मैम ने कहा, तो ये थोड़ा कैंसर अवेयरनेस में, मतलब उसी मंथ में वर्ल्ड कैंसर डे था ना, तो थोड़ा कैंसर अवेयरनेस के बारे में इसमें मैंने लिखा हुआ है पोएम में। तो इसका शीर्षक है हर बादल में आशा की किरण होती है। ये एक बार प्रॉम्प्ट मिला था ना, वही। जीवन की बगिया में खिले थे रंग बिरंगे फूल, जीवन की बगिया में खिले थे रंग बिरंगे फूल, न जाने कहाँ से आई यह बीमारी बनके जीवन में शूल, न जाने कहाँ से आई यह बीमारी बनके जीवन में शूल। मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, यह प्रश्न हर पल था सताता, बहुत सोचने पर भी उत्तर नहीं था मिल पाता। मैं ही क्यों, यह प्रश्न हर पल था सताता, बहुत सोचने पर भी उत्तर नहीं था मिल पाता। सुनो भाइयों बहनों, बताती हूँ एक राज, सुनो भाइयों बहनों, बताती हूँ एक राज, जो चीजें नहीं है वश में उससे तोड़ो नाता आज, जो चीजें नहीं है वश में उससे तोड़ो नाता आज। सकारात्मकता का करो चयन तुम, नकारात्मकता को मारो गोली, फिर देखना हर पल खेलोगे तुम खुशियों के रंगों से होली, फिर देखना हर पल खेलोगे तुम खुशियों के रंगों से होली। सजगता से करेंगे सामना, सजगता से करेंगे सामना, यह बात ठान लो आज, फिर देखना कर्क रोग भी कैसे बन जाता है इतिहास। याद रखना हर काले बादल को आशा की चमकीली किनार है, याद रखना हर काले बादल को आशा की चमकीली किनार है, और जीवन की खुशियों पर सबका बराबर का अधिकार है, और जीवन की खुशियों पर सबका बराबर का अधिकार है। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर रचना आपकी दीपा जी, जिसमें आपने ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये किया है कि अर्ली डिटेक्शन, कि जितना जल्दी आप जाएंगे ना, उतना जल्दी आपका अगर डायग्नोसिस बनती है तो उतना वो बेटर क्योर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे जैसे हम लेट करते जाते हैं, स्टेज बढ़ती जाती है, तो क्योर होने के चांसेस कम होते जाते हैं। और प्लस ठीक है, अगर हुआ है कैंसर तो कोई बात, मतलब बहुत बड़ी चीज है, बट उससे घबराना नहीं है, क्योंकि अब इलाज पॉसिबल है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया रचना। अब मैं बुलाना चाहूंगी राकेश जी को अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद सुबह जी। ये कविता 2 वर्ष पूर्व लिखी थी मैंने, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सुनानी चाहिए। ये महिला दिवस पर पुरुषों के लिए लिखी गई कविता। वो दिन महिला दिवस था जब मैंने लिखा था इसको। तो देखिए, हे पुरुष, हे पुरुष, कम से कम आज तो बात बात में किसी की माँ बहन को अनायास मत कोसना। आज महिला दिवस है। हे पुरुष, कम से कम आज तो बात बात में किसी की माँ बहन को अनायास मत कोसना। आज महिला दिवस है। हे पुरुषार्थी, आज तो मत जगाना अपने वे सोए हुए पौरुष को। हे पुरुषार्थी, आज तो मत जगाना अपने सोए हुए पौरुष को, और मत उठाना हाथ अपनी सहचरी पर। आज महिला दिवस है। हे अहम जीवी नरश्रेष्ठ, हे अहम जीवी नरश्रेष्ठ, आज पीकर घर ना जाना, और लड़खड़ाती जिह्वा से मत करना आवाज गिरे हुए शब्दों का। आज महिला दिवस है। हे पति देवता, आज न फिर नीचा दिखाना। हे पति देवता, आज न फिर नीचा दिखाना अपनी सहधर्मणी को, छोटी छोटी बातों में बार बार। आज महिला दिवस है। हे मानव, हो सके तो उठा लेना लपक के, हो सके तो उठा लेना लपक के उनके आंसुओं की हर बूंद को, और बदल देना उन्हें मोतियों से। स्वीकार कर लेना उनकी श्रेष्ठता को यथासंभव। आज महिला दिवस है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर रचना।
बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी रचना। पहले जब आपने बोला था ना कि महिला दिवस पे पुरुषों के लिए कुछ लिखा है, तो मुझे लगा था कि कुछ हास्य टाइप की कविता होगी, जिसमें होगा कि बिल्कुल सब लोग छोटी। महिला दिवस मनाए जा रहे हैं। बट एक्चुअली बहुत हम्म, ही इम्प्रेसिव और बहुत बोल्ड पोएम थी, बहुत जिसमें ये था कि बहुत हाँ, एटलीस्ट आज के दिन तो तुम अपनी सीमा में रहना। जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर रचना। अब मैं बुलाना चाहूंगी कृष्णा देव जी को मंच पर अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने के लिए। तो मेरी दूसरी कविता से पहले कोई कुछ मैं मुक्त छंद बोलना चाहती हूँ, तो अगर इजाजत बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। प्यार के बारे में है। खर्च बेशुमार और कमाना बेहिसाब पड़ता है। प्यार वो नियामत है जिसे पाने से पहले लुटाना बहुत पड़ता है। हम्म। बहुत लुटाने के बाद प्यार मिलता है। बराबर। दूसरा है बिल्कुल सही। ये नौकरी के बारे में एक बार लिखा था कि हम सब जीवन यापन के लिए नौकरी या कुछ भी जो भी करते हैं तो कितने घंटे चलता है। हमें लगता है कि हम कुछ घंटों काम करते हैं, लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें चला जाता है। तो नौकरी की तैयारी या नौकरी पर जाने की तैयारी नहीं होती कुछ घंटों की। असल में नौकरी के लिए हरदम तैयार होता रहता है इंसान। नौकरी से घर आकर नौकरी पर क्या किया की चर्चा, फिर अगले दिन नौकरी पर जाने को तैयार होता है इंसान। ये बिल्कुल सही। हम घर आके घंटों व्हाट्सएप पे भी काम की बातें चलती रहती है, उसके बारे हाँ, में एक बार लिखा था। बिल्कुल सही। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई है आज कि शीतल जी और मैं दोनों ही मुंबई से हूँ, एंड कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है कि उनकी जो दूसरी पोएम है और जो मेरी दूसरी पोएम है वो बहुत नजदीक है एक दूसरे की। जैसे ही इन्होंने शुरू किया मैं सोचने लगी थोड़ी देर के लिए बदलूं क्या, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी प्रस्तुत करती हूँ। इन्होंने लिखा 51 के बारे में और मैंने 45 के बारे में लिखा था। अच्छा। तो लेकिन थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था कि हाँ, 45 मेरा 45th बर्थडे था इस साल, तो उस समय मैंने ये पोएम लिखी थी। जैसे आपकी पोएम सुनी तो मुझे लगा कि उसी लाइंस पे है कुछ, पर मैं प्रस्तुत करती हूँ इसको। शायद थोड़ा बिल्कुल रिपीटेशन हो बिल्कुल। रहा है लेकिन शीर्षक है कविता की 45 की हूं अब मैं। चार आंखों से दुनिया देखती हूं अब मैं, तुम्हारी चालाकियों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने मन का सुकून देखती हूँ अब मैं, क्योंकि 45 की हूँ अब मैं। जो साथ चल सको तो चलो, वरना कोई मलाल नहीं। अपना रास्ता जानती हूँ अब मैं, क्रोध को अब पालती नहीं। या तो माफ कर देती हूँ या रास्ता बदल देती हूँ अब मैं, क्योंकि 45 की हूँ अब। अब पता है मुझे व्यर्थ की चिंता का कोई मतलब नहीं। रब के हाथों की सिर्फ कठपुतली हूं मैं। बालों में स्याह रंग होगा या सफेदी की चांदी चमकेगी, ये बिना सोचे कि दूसरे क्या कहेंगे। अब चुनती हूँ खुद के लिए खुद को मैं। ज्ञान की दुकानों में सही जगह चुनना सीख गई हूँ। अब ऊपरी बनावट के सस्ते नशे से ऊपर हूं मैं, और नए रिश्ते बनाती हूँ, खोखलों को तोड़ती हूँ मैं, क्योंकि अब सयानी हूं मैं। लोग क्या कहेंगे कि बीमारी से लगभग पूरी उबर गई हूं मैं, और चिंता को चिता पर जला के अब पूरी तरह से बेफिक्र और बेशर्म हो गई हूं मैं, क्योंकि 45 की हूं अब। बहुत बहुत खूबसूरत। बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत ये ही वो बढ़िया। एक एक कोट नहीं था, ओम इग्नोराय नमः। ये वही वाला है कि, बिल्कुल सही कि वाला है। मुझे मुझे पता है सही कि मुझे बात किस पे है। ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना हाँ, है। वही चीज। बस हाँ दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, ये एक एज के बाद ना समझ आ जाता है कि जो चीजें नहीं नहीं पढ़ना, कुछ मामलों में छोड़ दो उन्हें, भाड़ में जाए वाला, कि जाने दो। अपनी शांति खुद चुननी पड़ती है। हाँ, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ,
तो अब मैं बुलाना चाहूंगी कल्पना जी को उनकी दूसरी कविता के साथ। कविता जी, हाँ, स्वागत है आपका। सॉरी नमस्कार फिर कल्पना से। जी, सॉरी कल्पना जी। नमस्कार सभी को फिर से। जैसा कि अभी शीतल मैडम ने और मेरे पहले मैम, आपका नाम मैं भूल रही हूँ सॉरी, पढ़ा। हाँ, शिवा जी, दीपा जी। दीपा जी। तो हाँ, इन्होंने बताया स्त्रियों मतलब एज एज से कि कोई 51 का हो रहा है, कोई 45 का हो रहा है। मैंने मतलब उसी इसमें लिखी हुई है कि एज आ रही है, बाल सफेद दिख रहे हैं, शिकन दिख रहा है, और वो जो अल्हड़पन वाली लड़की थी, वो अब कहीं एक एज पे मतलब उसकी एज उसको खुद नजर आ रही है, और उसके साथ वो कैसे डील करे या कैसे उसको देखेगी, उस विषय पे मैंने लिखा है कि आजकल अजीब सी कश्मकश में हूँ। आजकल अजीब सी कश्मकश में रहती हूँ, कुछ हैरान तो कुछ परेशान सी हूँ। कुछ हैरान तो कुछ परेशान सी हूँ, थोड़ा अलग दिख रही हूँ, थोड़ा अलग दिख रही हूँ। आईने में देखा खुद को तो लगा ऐसे जैसे वो मुझसे झूठ कह रहा है। आईने में देखा खुद को तो लगा ऐसे कि जैसे वो मुझसे झूठ कह रहा है। देखते हुए खुद को ठगा हुआ महसूस किया मैंने। देखते हुए खुद को ठगा हुआ महसूस किया मैंने। बड़ा गुमान था मुझे खुद पर, बड़ा गुमान था मुझे खुद पर, अपने रंग रूप अपने यौवन पर, अपने रंग रूप अपने यौवन पर। आईने में देखकर खुद को, आईने में देखकर खुद को बेचैन हो सोच रही हूँ। आईने में देखकर खुद को बेचैन हो सोच रही हूँ कि अब अपनी माथे की लकीरों, अब अपनी माथे की लकीरों की गिनती करूं कि अपने चेहरे की शिकन देखूं, कि अब अपने माथे की लकीरों की गिनती शुरू करूं या अपने अपने चेहरे की शिकन देखूं, या फिर काले से हो सफेद हो रहे बालों पर, या फिर काले से सफेद हो रहे बालों पर नजर रखूं, या फिर काले से हो रहे सफेद बालों पर नजर रखूं। वैसे तो इस पड़ाव का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। वैसे तो इस पड़ाव का मुझे बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। सोचा था कुछ ठहराव आ जाएगा, सोचा था थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, लेकिन इतनी व्यग्र हो जाऊंगी, लेकिन इतनी व्यग्र हो जाऊंगी ये कभी सोचा ना था, लेकिन इतनी व्यग्र हो जाऊंगी ये कभी सोचा न था। खैर, अब ये रंग आंख में चोली करते आ ही गया है। खैर, अब तो ये रंग आंख में चोली करते आ ही गया है। इसका सामना मुझे करना ही होगा, इसका सामना मुझे करना ही होगा। कभी हंसना आएगा खुद को देखकर, कभी हंसना आएगा खुद को देखकर, कभी रोना आएगा। अब देखने की बात ये है, अब देखने की बात ये है कि ये जीवन का रंग मुझे कितना भाएगा, जीवन का ये रंग मुझे कितना भाएगा। शुक्रिया सभी को। बहुत बढ़िया, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आज एजिंग इज ब्यूटीफुल, है ना? यस, एजिंग बहुत सुंदर चीज होती है। हाँ, तो लेकिन जिस पड़ाव पे हम आते हैं, वो शुरुआत होती है तो ना थोड़ा सा थोड़ा सा लगता है, एक, हाँ, थोड़ा सा लगता है, एकदम जैसे से हम चेंज बचपन में दिखता रहते है हैं ना, ना, तो थोड़ा सा लगता बचपन में रहते हैं तो सोचते हैं मम्मी जैसे बड़े हो जाएं, दीदी जैसे हो है। जाएं। हाँ, फिर वो एक एक हाँ, फेज जब पहुंचते हैं तो थोड़ा सा डरते हैं, फिर वो जीते हैं। वो जीना तो सबको है हाँ, उससे, लेकिन वो रंग बिल्कुल, हमें कैसे बिल्कुल। भाएगा वो उस पे मैंने लिखा। अब मैं सुबुई जी अजय को जी लिख रहा है, नहीं, अजय जी लिख रहे हैं, बड़ी टेंशन है रे बाबा। हाँ, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन और है भाई। और एक एक उन्होंने लिखा था कि कोई भी 30 से ऊपर नहीं, ये कानून बनने वाला है। नहीं, मैंने एक कविता लिखी कि मैं 16 की हूँ। मेरा मतलब पिछले लास्ट ईयर जैसे मेरा बर्थडे था, तो ये मैंने अपना लिखा कि इतने वर्ष की हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं 16 की ही रहूंगी। मैं 16 की हूँ। अगले अगले बरस भी मुझे लग जन्मदिन रहा है हो आपकी जाएगा। आपकी वो 16 की हूँ वाली कविता मैंने सुनी है पहले, क्योंकि अगले है बरस ना? फिर हाँ, जन्मदिन आएगा, एक साल हाँ, मैं और फिर आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन मैं 16 की ही रहूंगी। हाँ, वो बहुत प्यारी कविता थी, मुझे याद है, मैंने सुना है। अब मैं सुबुई जी को फिर से दोबारा आमंत्रित करूंगी। सुबुई जी, आप शुरू करिए। मेरी जो दूसरी कविता है ना, वो थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की है। जैसे जब प्यार होता रहता है, वो एक फेज नहीं होती कि अभी प्यार हो, मतलब हुआ है बट कन्फेस नहीं किया है, और वो एक बीच वाली फेज होती है। तो कविता का शीर्षक है अच्छा लगता है मुझे।
उसका पास होना, साथ होना अच्छा लगता है मुझे। बातें करते करते बस यूं ही रुक कर देखना अच्छा लगता है मुझे। हौले से मुस्कुराना अच्छा लगता है मुझे। हूं जो मैं उदास तो बस सिर हिलाकर चुपचाप ही पूछ लेना अच्छा लगता है मुझे। बिन मांगे ही मदद करना अच्छा लगता है मुझे। मेरे लिए नींद से जगना अच्छा लगता है मुझे। मेरी बेफजूल की बातों में दिलचस्पी दिखाना अच्छा लगता है मुझे। करना वो मेरे जज्बात की कद्र अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारा चुपके से आना अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी नजरें चुराना अच्छा लगता है मुझे। चाय पीने के बहाने साथ में वक्त बिताना अच्छा लगता है मुझे। बिन कहे ही मेरी बात समझ जाना अच्छा लगता है मुझे। मैं जीतूं या हार जाऊं मेरा हौसला बढ़ाना अच्छा लगता है मुझे। मुझे आगे बढ़ते हुए देखकर उसका खुश होना अच्छा लगता है मुझे। चाहते तो बहुत है उसके मन में पर मुस्कुराकर उसका चुप हो जाना अच्छा लगता है मुझे। मेरे एहसास की करता है जब वो इज्जत अच्छा लगता है मुझे। धन्यवाद। वाह, बहुत 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 सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत बहुत रचना है। सुंदर। बहुत हाँ, अच्छा। बहुत बहुत सारा ऐसे महिला महिला हो गया था तो मेरे से एक रोमांटिक पोएम हो नहीं, जानी हाँ अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। फॉर अ चेंज, नाइस। हाँ, थोड़ा चेंज हो गया। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा परिवर्तन किया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत, तो बहुत आज की काव्य संवेदनशील गोष्ठी में कविता है। मजा बहुत आया। हाँ, हम्म, बहुत मजा आया। जी, हाँ, सबने अलग अलग टॉपिक्स को छुआ, भले वो फीमेल से मतलब विमेन से रिलेटेड था बट सबने अलग अलग टॉपिक्स को छुआ। किसी ने नारी शक्ति का वर्णन किया, किसी ने नारी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर किया, किसी ने जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर अच्छे से कविताएं बोली, किसी ने एज को बहुत अच्छे से जिसका व्याख्यान किया कि 51 हो चाहे 45 हो चाहे 16 ही रहे पर स्त्री हमेशा सुंदर है। हाँ, तो सुंदर है। ईश्वर की सबसे हाँ, खूबसूरत रचना है। हाँ, स्त्री हमेशा सुंदर है। तो अब मुझे लगता है कि हमारा कार्यक्रम एक अंतिम पड़ाव पर है कि हमारे सबकी दोनों रचनाएं प्रस्तुत हो चुकी हैं। तो राकेश जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। बस ये आज आज का जो गोष्ठी थी, ये जो कार्यक्रम था, एक बात बार बार लोग पूछते हैं ना कि हर साल वही मनाया जाता है, हर साल क्यों मनाते हैं। तो मेरा तो मानना है कि ये वास्तव में नहीं होना चाहिए, हर दिन महिला वर्ष की तरह होना चाहिए प्रतिदिन। लेकिन फिर भी इन दिनों में कम से कम हम याद तो करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हम्म, हमको हो जाता है। और ये भी लगता है जो लोग संवेदनशील हैं कि कहाँ हम गलत कर रहे थे। ये पुरुष वर्ग के लिए है। और कम से कम एक बार फिर से उन मूल्यों को हम जीते हैं जो हमारे लिए हमारी हमारी संस्कृति ने हमको दी है, जहाँ पर नारी को मतलब बहुत पूज्य माना गया है और नारी को वो स्थान दिया गया है जो उनको मिलना चाहिए, जो आज भी हम लोग जिसकी तलाश में हैं। तो इस दिवस का सबसे हम्म, बड़ा फायदा ये होता है कि हम लोग एक बार फिर से अपने उसको जी लेते हैं, अपने अतीत को, और आगे क्या करना है वर्तमान को। एक कहीं ना कहीं एक दिशा निर्धारण हमारे मन में होता है, भले ही हम उसको कर पाए या ना कर पाए। और दूसरा ये हाँ, है कि ये उम्र की जो बात है, ये तो अब आजकल कहते हैं ना कि बहुत प्रचलित मुहावरा है कि एज इज जस्ट नंबर। मतलब यस। उम्र जो है कि गणित के वो अंक। और ये बात बहुत सही है। आपने 51 की बात कही, आपने 45 की बात की, आप इसको बदल भी सकते हैं। इसी कविता में आप 45 को 51 कर दीजिए, 51 को 71 कर दीजिए, कविता वही रहेगी, कविता का मर्म नहीं खत्म होगा। हम्म, ये बिल्कुल सही बात है। आज जो आपको लग रहा है 45 के बाद, वही 51 के बाद लग सकता है, वही 61 71 और आगे लग सकता है। बशर्ते, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे अंदर स्वप्न जीवित है। अगर हमारे अंदर सपना मरा कोशिश है। नहीं है तो फिर कोई आयु की कोई बात ही नहीं है। और आपकी जो कविता से मैं वो करता हूँ समापन, कि अगर इस तरीके की भावनाएं हों तो फिर 100 भी कम है। 100 के अंदर भी आप बूढ़े नहीं होंगे अगर आपके अंदर हम्म, भावनाएं हैं तो ये बहुत बिल्कुल। जरूरी है कि अंदर से हमारे अंदर वो भावनाओं में वो कोमलता बरकरार रहे, भले ही हमारी उम्र कितनी हो जाए, 45 16 51 और आगे।
कविता नहीं बदलनी चाहिए, कविता का मर्म वही रहे। बहुत जी सुंदर जी संचालन जी जी। शीतल जी भी मुझे कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, तो ये जैसे कहा एज इज जस्ट अ नंबर, मैं मैराथन में रेस में हिस्सा लेती हूँ, तो मुझसे कम उम्र की जो औरतें हैं, जो 20 की है, 30 की है, वो लोग सब 10 किलोमीटर आराम से 55 मिनट्स में कर लेते हैं। तो जी जी मैं 1 घंटा लगाती थी 10 किलोमीटर करने के लिए। फिर मैंने सोचा जब ये लोग कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो फिर मैं मेहनत करने लगी और अभी लास्ट वीक मुझे प्राइज मिला, सेकंड पोडियम मिला। मैंने 55 मिनट्स में 10 किलोमीटर कंप्लीट किया। तो मैं 51 की Congratulations. हूँ, मैं 51 की हूँ, मगर मैंने कोशिश साबित कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। और कोशिशें True. अगर आप ठान लेना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सही यार बात है। ठान लिया था मैंने कि करना है मुझे 55 के अंदर, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो और आपको एक बिल्कुल। बात 51 की नहीं उम्र पता और होगी। 16 की दौड़, हाँ, जैसे शीतल जी ने जैसे कहा कि मतलब जो उन्होंने कहा जीवन था की कि कोशिशें मेरी हैं। उम्र 16 ही रहेगी यार। हाँ, कि आपकी मैराथन दौड़ने से कितने लोगों को प्रेरणा मिली होगी, आपने कितने लोगों को प्रेरित किया, हाँ, प्रेरित ये किया या हाँ Yes, यस, वो आपका सबसे बड़ा योगदान है। मतलब थैंक आप यू। जैसे लोग अगर आगे रास्ता दिखाएंगे ना, तभी तो हमारे जो नए बच्चे हैं इनको प्रेरणा मिलेगी। बराबर, हाँ जी। सही बात है। बिल्कुल जहां बिल्कुल। तक हो सके सीमाएं तोड़नी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, हाँ, टू ब्रेक द ग्रास सीलिंग, वो मतलब यस, जो शीशे की वो बनी हुई है हमारी, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, उसको तोड़ना चाहिए, उसकी छत को तोड़ना सही चाहिए, बात है, आगे निकलना चाहिए। सही वो बात है, कोशिश आप करते रहना चाहिए हर एक को। सही और जो बात। अपना ही रिकॉर्ड है उसको भी आप तोड़ सकती हैं, हाँ, आप इसे और कम कर सकती हैं टाइम को। हाँ, अभी अभी वही उसी में लगी हुई हूँ, ट्रेनिंग में लगी हुई हूँ कि मुझे ये 55 को भी तोड़ना है। हाँ बट नामुमकिन तो नहीं है, बट मेहनत करना है बस। एक मेहनत करना नहीं, है, एक कोशिश। सजेशन है कि इसे धीरे धीरे आप तोड़िएगा, मतलब हाँ, हाँ एकदम हाँ, से धीरे धीरे ये हाँ तोड़ने, हाँ हाँ पक्का, क्योंकि ये तोड़ने में 1 घंटे से 55 तक आने में मुझे काफी टाइम लगा। तो हाँ आई एम टेकिंग इट वन स्टेप एट ए टाइम, सो टाइम हाँ लगेगा, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ बिकॉज मतलब एज कोई भी हो, चाहे यंग हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड हो, हार्ट की ना एक आदत होती है कि आप आपका हार्ट ना करेक्ट, उतने ही प्रेशर को वो रिटेन मतलब ले सस्टेन पाएगा। कर सकता है। करेक्ट, बट करेक्ट, धीरे धीरे करके आपको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होती है। एकदम से आप प्रेशर करेक्ट, डालोगे ना करेक्ट, तो वो उतना प्रेशर कभी कभी नहीं झेल पाता, नहीं पाएगा। तो सही बात है, वो वाला रिस्क सही नहीं बात लेना है, है। नहीं नहीं हाँ बिल्कुल नहीं। मैं हाँ, चंद लाइन बोलना कंसिस्टेंसी इज चाहती द हूँ की, शीतल आपको जी। कंसिस्टेंट रहना है और हो जाएगा एक दिन। हाँ वही। शीतल जी के जैसे जज्बे पे मैं कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल कोशिशें बिल्कुल। कोशिशें कोशिशें करता हूँ, कोशिशें लिखता हूँ, कोशिशें करता हूँ, कोशिशें लिखता हूँ, कोशिशें ही समझता हूँ, कोशिशों में गिरता हूँ, कोशिशों में ही संभलता हूँ, कोशिशों में गिरता हूँ, कोशिशों में ही संभलता हूँ, कोशिशें हैं तो ख्वाब देखता हूँ, वाह कोशिशों वाह, कोशिशों से ही ख्वाब को पंख देता हूँ, बहुत कोशिशों से बढ़िया। ही ख्वाब को पंख देता हूँ, कोशिशें हैं तो उम्मीद है, अरे वाह, कोशिशें ही आधार है, कोशिशें वाह ही बहुत पहचान है, कोशिशों के ही मायने हैं, बाकी बातें तो बेमानी है। अरे तो ये वाह, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया, शीतल जी पे मुझे ये चंद लाइनें बिल्कुल, अपनी याद आ गई। आपके हाँ जज्बे को सलाम है मैडम। आप थैंक यू सो और मच, भी आप आगे नहीं, बढ़ते स्वप्न रहिए, ऐसे मैराथन सो दौड़ते मच, रहिए। स्वप्न देखना बहुत आसान है, बस स्वप्न को कोशिश का एक कोशिश आकार देके अपने जो आपने सोचा है, जो आपका एम है वहां तक पहुंचना एक अलग चीज है, तो कोशिश करते अलग रहना चीज है, चाहिए। बिना कोशिश ही कोशिश के स्वप्न देखना निराधार है। बिल्कुल सही बराबर। बात है। तो दीपा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आज का कार्यक्रम सच में इतना सुंदर रहा, सभी की रचनाएं सुन के, मतलब क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है ना हिंदी काव्य गोष्ठी, तो थोड़ा पहले थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि हिंदी में कविताएं मतलब ये 2 ही की है मैंने जो मैंने प्रस्तुत की, लेकिन मतलब सबका प्रतिसाद देख के भी बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने भी मिला, तो धन्यवाद सबका।
आप अच्छी कविताएं लिखती हैं, आपको और हिंदी काव्य गोष्ठी में आपको और पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मैम। कृष्णा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा आज। सभी कविताएं अलग अलग पहलू दिखाती हैं जीवन का। तो जब हम अपने साथ कवियों की, दूसरे कवियों की कविताएं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो एक ही चीज को देखने के कितने एंगल हो सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। सृजनशीलता जो दिखाई देती है ना, उसका जो मजा है वो एक क्रिएटिव इंसान को समझ में ज्यादा आता है। ऐसी बात नहीं कि बाहर वाले नहीं समझ पाते, बट या जो छोटी छोटी चीजें जो मैम ने बोली, जो आपने सर ने बोला, मतलब हर एक चीज में हम कहीं ना कहीं लिखने के जरिए अपने एक्सप्रेशन भी देते हैं और ढूंढ लेते हैं। वो बात बहुत मतलब समझ भी आई और बहुत मजा आया, सबके अलग अलग पहलू सुनने को मिले। और जैसे मुझे लगता है ना कि 45 की फेर में मत पड़िएगा जी आप, 45 की फेर में मत पड़िएगा, आगे जी, बढ़िएगा। मैं 45 के होके तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ। मैंने बोला ना, अब पूरी तरीके से बेफिक्र और बेशर्म हो गई हूँ। हाँ अब मुझे चिंता नहीं। नहीं, और ये भी होता है ना कि सेम टॉपिक पे हम कैसे अलग अलग सोच लेते हैं ना एक ही बात को, कि हाँ, कोई सही उसी बात चीज है। को किसी तरह लिख रहा है और कोई उसी चीज को किसी तरह लिख रहा है। तो ये बराबर। बहुत एक जो विविधता है ना, वो बहुत अलग अलग वो करती है, अध्याय खुले। अट्रैक्ट करती है। हाँ हाँ, जी जी, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं अपने में ही। इवॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज की काव्य गोष्ठी यहीं पर हमें अब समाप्त कर देनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, दीपा जी, राकेश सर, कृष्णा जी और कल्पना शुभ जी, रात्रि। आज की काव्य गोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए। तो धन्यवाद, गुड शुभ नाइट, रात्रि, शुभ शुभ रात्रि, रात्रि, शुभ सभी रात्रि। शुभ रात्रि। बाय बाय।